अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। ये 8 न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे और इतना बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे कि जब ये लेक्चर आप खत्म करेंगे तो लेक्चर के एंड पे आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से सॉल्व करना आ जाएंगे और इतने अच्छे तरीके से आ जाएंगे कि आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। अच्छा, सबसे अहम काम हम क्या करेंगे, हम जब भी कोई भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको याद कराऊंगा कि ये सेम इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ना, आप करके आ चुके हैं ऊपर किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के अंदर या किसी क्विक चेक के अंदर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपका जो न्यूमेरिकल है ना, वो किस टॉपिक के अंदर से आपसे पूछा गया है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा है और आप किस पेज के ऊपर आप ये पढ़ के आए हैं। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको रिलेट करवा करवा के, जिस तरह हमने लेक्चर्स लिए हैं उस तरह उस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको हर न्यूमेरिकल रिलेट करवाऊंगा कि आपने कहां कहां ये इस तरह का न्यूमेरिकल पढ़ा है, कौन सी एग्जांपल आपने इस तरह की सॉल्व किया है, कौन सा फॉर्मूला आपने किस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। तो बस जब ये आप कर लेंगे ना साथ साथ मेरे, तो फिर आपको ये सॉल्व करना कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अब हम चलते हैं 15.1 पे। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हमने, वॉल्यूम फाइंड आउट करने हमने और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। डाटा में क्या गिवन है, 4.0 ग्राम्स मैस गिवन है और यहां पर किसका मैस गिवन है, CH4 मीथेन का। अब देखो, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने इस तरह का न्यूमेरिकल कहां पर देखा है, इस चैप्टर में कहां पर देखा है। तो देखो, जब बात होती है ना नंबर ऑफ मोल्स की, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, मैस वर मोलर मैस। आपने परेशान नहीं होना, आप चले सीधा पेज नंबर 17 की तरफ। देखो पेज नंबर 17 पे आओ और पेज नंबर 17 पे ना आपका पहला जो टॉपिक है ना, मोलर वॉल्यूम वाला, वो शुरू हो रहा है। अच्छा, उसके साथ अब आप देखो ये एग्जांपल 15.3 लिखी हुई है। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मैस ओवर मोलर मैस का। क्यों ये लगाएंगे, क्योंकि मैस हमें गिवन है और CH4 हमें कंपाउंड दिया गया है, तो उस कंपाउंड का मोलर मैस हमें निकालना आता है, क्योंकि हमें उसके एटॉमिक मैसेज याद है, कार्बन के भी हाइड्रोजन के भी। तो मोलर मैस हम निकालेंगे, इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, जब बात है वॉल्यूम की, तो फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम के। अब वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स हम पहले स्टेप में फाइंड आउट करके आ चुके होंगे। फिर मोलर वॉल्यूम जो कि होता है फिक्स 24 डेसीमीटर क्यूब, पता है ना हमें, 24 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है। फिर मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से, तो आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। अब तीसरी चीज मॉलिक्यूल्स थी, तो मॉलिक्यूल्स का सीधा सीधा तरीका है बिल्कुल, आपके पास जो मोल्स का आंसर है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, जो कि होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये सारे फॉर्मुलाज मैंने आपको रिवाइज करा दिए और हमने कहां कहां देखे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, एक मैस गिवन है CH4 का और CH4 का मोलर मैस हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मैस ऑफ CH4 जो कि हमारे पास है 4.0 ग्राम्स। अब बात करते हैं इसके मोलर मैस की, तो मोलर मैस कार्बन का होता है 12, ठीक है, प्लस करूंगा हाइड्रोजन के मैस के साथ, हाइड्रोजन का होता है 1। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं हाइड्रोजन के, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 4, जिसका आंसर मेरे पास होता है 16 ग्राम्स पर मोल। ये हमारे पास आ गया मोलर मैस। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो एक चीज मोल्स, हम लिखेंगे यहाँ पर मोल्स, क्वेश्चन मार्क डाल दो आगे। फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। मोल्स का फॉर्मूला भी हमने देख लिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी देख लिया, और मॉलिक्यूल्स का तरीका हमें आता है, क्लास 9 में हम देख के आए थे। मॉलिक्यूल्स किस तरह निकालने कि आपने मोल्स का जो आपके पास आंसर आ जाएगा ना, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारे पास तीन चीजें अब हम करते हैं। एज हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के, मोलर मैस। अब मैस आपके पास गिवन है ना, कितना है, 4.0 ग्राम। मोलर मैस भी आपके पास है 16 ग्राम पर मोल। यूनिट्स आप ना लगाओ तो बेहतर है। मैंने आपको ये बात बार बार बताई है, एग्जाम्पल जब करवा रहा था, क्विक चेक जब करवा रहा था मैं लेक्चर्स के दौरान, कि यूनिट्स जो है ना, आप अगर ना भी लगाओगे ना, तो आपका चेक करने वाला कभी आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। जस्ट आप वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो, और एंड में जिस चीज का आप आंसर निकाल रहे हो उसका यूनिट पुट कर लो। देखो मैं अभी आपको सिखाता हूँ, ये मैं पहले भी सिखा के आ चुका हूँ चीजें, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आया उसको भी मैं सिखा देता हूँ बातें। देखो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। मैस हमारे पास है 4 और मोलर मैस हमारे पास है 16, ठीक है। अब 4 को डिवाइड करो आप 16 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25, 0.25। अब आपने क्या निकाला है, मोल्स निकाले हैं, तो मोल्स का यूनिट आपके पास क्या होता है, mol मोल होता है। बस ये पहली चीज आपने इसकी फाइंड आउट कर ली है। अब आप यहाँ पर देखो मैथ्स के साथ और मोलर मैथ्स के साथ मैंने यूनिट लगाया नहीं लगाया, आप भी ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या फाइंड आउट करना था, नंबर 2 हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर है वॉल्यूम। अभी हम देख के आए हैं फॉर्मूला पेज नंबर 17 के ऊपर, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम।
अब जब हमारे पास मोलर वॉल्यूम फिक्स है जो कि 24 होता है, अब मैं इस मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ मोल से, जो कि मैं अभी अभी निकाल के आया हूँ, और वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स में निकाल के आया हूँ 0.25, मल्टीप्लाई करूंगा मोलर वॉल्यूम जो कि होता है 24। डेसीमीटर क्यूब है तो मैं यूनिट नहीं लगा रहा, यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। तो जो आंसर हमारे पास आएगा ना उसके साथ हम यूनिट लगा देंगे जो कि है डेसीमीटर क्यूब। अब आप मल्टीप्लाई करें 0.25 को 24 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.0। तो 6.0 हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम का आंसर। ठीक है, ये दो आंसर हमने निकाल लिए। अब तीसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का बताया मैंने आपको, सिंपल तरीका है कि आपने मॉलिक्यूल्स लिखना है यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू आपने लिखना है यहाँ पर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स करो या मोल्स करो, मल्टीप्लाई बाय Na लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, जो कि हम क्लास 9 के अंदर पढ़ के भी आ चुके हैं। अच्छा जी, अब आप करो जरा इसको मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 0.25, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल्स। उम्मीद करता हूँ ये आसान सा न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज देख लिए कि हमने कहाँ पढ़े थे, और उन्हीं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, करते हैं 15.2 को सॉल्व। कहता है व्हाट मास ऑफ NaCl, NaCl का मास आपने फाइंड आउट करना है टू बी डिसॉल्व इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना वो गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, और आपको पता है कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसीमीटर क्यूब के अंदर। जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन दी गई है किसमें? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। आपको पता है कि लेक्चर नंबर 2 में आपने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन के दो यूनिट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ग्राम्स ओवर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। आपने आंसर निकालना है मैथ्स का जो कि होता है ग्राम्स के अंदर। अब परेशान नहीं हो जाना, जस्ट फॉर्मूला देख लो कि कहाँ पर पढ़ा है आपने, उसके बाद मैं सॉल्व करूँ। पेज नंबर 18 की तरफ आते हो ना तो यहाँ पर आप देखो आपके पास यूनिट दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है ना वो होता है मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, और एक यूनिट होता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, जब हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम के। जब हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर है हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम के। अब आप बस ध्यान दो एक चीज को कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने हमारे पास, अच्छा हमने फाइंड क्या करना है, हमने मैस फाइंड आउट करना है। हमारे पास कंसंट्रेशन भी और वॉल्यूम भी है, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर ये है कि हमें कंसंट्रेशन का जो यूनिट दिया गया है ना स्टेटमेंट में, वो दिया गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह 15.7 एग्जाम्पल के अंदर हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे ना वही स्टेप्स हम फॉलो कर लेंगे। बस आप ध्यान से देखना फिर आपको आइडिया हो जाए। अब हम करते हैं 15.2 को सॉल्व। डाटा के अंदर हमें गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो कि गिवन है 150 सेंटीमीटर क्यूब में, कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में तो कर देंगे 150 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आ जाएगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब हमें कंसंट्रेशन गिवन है इतनी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इक्वल टू 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट मास। ठीक है, व्हाट मास, तो हमने यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क बना दो यहाँ पर आगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूलाज है ना। पहले हम देखते हैं पहला वाला फॉर्मूला, कंसंट्रेशन बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम के। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर जस्ट आपके पास आपने मैस फाइंड आउट करना है ना, तो आपके पास वॉल्यूम भी है और आपके पास कंसंट्रेशन भी है डाटा के अंदर, आप जस्ट इसको पुट करें, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, मैस आ जाएगा। तो मैं कहूंगा जी नहीं, ऐसा तरीका हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते, इसकी बात सुनना अब आप ध्यान से। देखो कंसंट्रेशन का जब हमारे पास फॉर्मूला होता है ना मैस ओवर वॉल्यूम, तो गौर से देखो कि मैस का यूनिट हमारे पास क्या है, ग्राम, और वॉल्यूम का क्या है, डेसीमीटर क्यूब। तो कंसंट्रेशन का हमारे पास यूनिट क्या बन जाना चाहिए, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन आपने नोट किया है कि हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कंसंट्रेशन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम के। तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे तो हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, उसके थ्रू फिर हम मैस निकाल लेंगे। अब आपने ध्यान से बस देखना चीजों को और आपको बातें समझ आ चुकी हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप नोट करो कि कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है। आप कहेंगे सर कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.4, ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 0.15।
तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा मोल्स का, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया कंसंट्रेशन से, तो मोल्स का मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 0.06 मोल्स। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैस करना है। तो अब हमें पता है कि एज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के, मोलर मैस के। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं जो कि हैं 0.06 और मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। अब मोलर मैस हमने नहीं निकाला तो मोलर मैस हम निकाल लेते हैं, NaCl का डाटा के अंदर ही लिखते हैं हम मोलर मैस। अब सोडियम हमारे पास होता है Na जो कि होता है 23 और Cl हमारे पास होता है 35.5, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 58.5, ठीक है, ग्राम्स पर मोल, इस तरह लिख लो। अब मोलर मैस की वैल्यू पुट करते हैं हम 58, ठीक है, 58 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 58.5, तो हमारे पास मैस का आंसर आ जाएगा। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी 3.51 ग्राम्स, 3.51 ग्राम्स, ठीक है, प्रॉपर लिख लेते हैं इसको 3.51 ग्राम्स। तो ये आपके पास मैस आ गया। बस हमने यही कुछ फाइंड आउट करना था, ठीक है। कंसंट्रेशन का 2 फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर, और यहाँ पर आपने पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप मशहूर ज़माना फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बराबर मैस और मोलर मैस ये पुट करेंगे और फिर आपके पास इसका मैस भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा। 15.3 देखो लिखा हुआ है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोडियम, सोडियम कहते हैं Na को, ठीक है, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। अब हमने इस पूरे कंपाउंड के अंदर से, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, इस बेकिंग सोडा के अंदर से हमने जो Na है, सोडियम है, इसकी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अगर आप चलें पेज नंबर 20 की तरफ तो हमने इसका फॉर्मूला भी देखा हुआ है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 20 की तरफ, तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला देखा है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, हमने किसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, सोडियम की करनी है, ठीक है। मैस ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड, अब हमने सबसे पहले लिखना है मैस ऑफ द एलिमेंट कि सोडियम का अपना मैस कितना है कंपाउंड के अंदर, जो कि हम फाइंड आउट कर लेंगे किससे, मोलर मैस से, ठीक है, मोलर मैस से। आगे लिखा है फॉर्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड, यानी कि हमने जो टोटल हमारे पास कंपाउंड है ना, इस टोटल कंपाउंड का जो मोलर मैस होगा उसको हम नीचे पुट करेंगे और सोडियम का जो मोलर मैस होगा उसको हम ऊपर पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल और बहुत ईजी। अब हम करते हैं इसको 15.3 को। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। हमारे पास कंपाउंड है NaHCO3, ठीक है, 3 थोड़ा सा ना ये इस तरह नीचे करके है। अच्छा, अब डाटा के अंदर हमारे पास क्या है, डाटा के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम सब के मोलर मैसेज निकालेंगे। पहले हम सोडियम का मोलर मैस देखेंगे, फिर हम हाइड्रोजन का देखेंगे, फिर हम कार्बन का देखेंगे, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के साथ जो 3 है फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स होने लगा लेकिन आपको सबके मोलर मैसेज आने चाहिए। तो आप लिख लो मोलर मैस ऑफ सोडियम लिख लो, या फिर आप एटॉमिक मैस लिख लो, या फिर आप जस्ट मैस लिख लो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मोलर मैस ऑफ सोडियम। अब Na का याद करना पड़ेगा जो कि आपके पास होता है 23 ग्राम्स पर मोल। अच्छा, उसके बाद बारी किसकी है, हाइड्रोजन की बारी है। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, बहुत सिंपल सा मासूम सा हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमारे पास है 1 ग्राम पर मोल। अगली बारी किसकी है, कार्बन की बारी है। अब कार्बन का हमें बहुत पहले से याद हो चुका है, कार्बन 12 होता है, तो मोलर मैस ऑफ सी कार्बन जो कि हमारे पास है 12 ग्राम पर मोल। अगली बारी किसकी है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की है, और ऑक्सीजन हमारे पास किस तरह है, देखो ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, 3 आइटम्स है, तो ऑक्सीजन का लिखेंगे हम 16 और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो यहां पर हम लिखते हैं मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे पास होता है 16 ग्राम पर मोल, इस तरह मैं लिखता हूं। अब हमारे पास O3 है, तो हम यहां पर लिख देते हैं फॉर O3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि हमारे पास होता है 48 ग्राम पर मोल। बस इस तरह कर लो, या फिर जब इकट्ठे लिखना है तो आपने इकट्ठे लिख लो। अब हमारे पास टोटल मोलर मैस कितना बन गया, हम लिखेंगे टोटल मोलर मैस, ये हमारे पास अब बन चुका है Na का 23 एडअप करेंगे हाइड्रोजन के 1 के साथ, एडअप करेंगे कार्बन के 12 के साथ, और ऑक्सीजन का हमारे पास जो था 48 उससे कर लेंगे। अगर आपने ये स्टेप नहीं ना करना, ये वाला स्टेप, ये स्टेप नहीं करना तो कोई मसले की बात नहीं है। आप जस्ट क्या करेंगे 16 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, बस इतना कर लो, ठीक है, जिस तरह हम पहले भी करते आए हैं। अब आप इसको सबको एडअप करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 84 ग्राम पर मोल। ये आपके पास आ गया टोटल मोलर मैस। टोटल मोलर मैस आ गया हमारे पास। अब अपने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है सोडियम Na की, तो हमने यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ Na, बस इतना लिख दो। अब कैलकुलेशन में हम फॉर्मूला देख के आए हैं, अब हम फॉर्मूला इसका करते हैं पुट।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ Na, यह बराबर होगा Na का मास डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मास ऑफ Na डिवाइडेड बाय टोटल फॉर्मूला मास लिखा था ना उसने, तो बस आप फॉर्मूला मास ये लफ्ज याद करना है, नहीं करना कोई मसले की बात नहीं है, आप बस लिख दो टोटल मास, बस इतना लिख दो काफी हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। अच्छा जी, मास ऑफ Na हमारे पास कितना है 23 है, तो हम 23 को ऊपर पुट कर लेते हैं और डिवाइड करेंगे टोटल मास से, जो कि अभी हम निकाल के आए हैं कितना 84 ग्राम पर मोल। तो हम 84 से इसको डिवाइड कर देते हैं 84। अब 23 को आप डिवाइड करेंगे 84 से, बल्कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 भी है ना, वो भी लिख लेते हैं। तो 23 को डिवाइड करेंगे 84 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.2738 मल्टीप्लाई बाय 100। अब परसेंटेज में आंसर आ जाएगा तो हम लिखेंगे 27.38%। तो बस ये परसेंटेज ऑफ सोडियम है इस पूरे बेकिंग सोडा के अंदर, NaHCO3 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये आसान सा न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी किया है और हमने ये फॉर्मूला वाला टॉपिक भी पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पर हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया ना, ये टॉपिक भी हमने डिटेल से पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेक्चर ले लिया होगा, तो ये सॉल्व करना आपके लिए कोई परेशानी का बाइस नहीं बना होगा। अब हम चलते हैं 15.4 की तरफ। कहता है सल्फाइड ऑफ आयरन कंटेन इतने ग्राम्स ऑफ सल्फर एंड इतने ग्राम्स ऑफ आयरन, फाइंड आउट द इंपीरिकल फार्मूला। अगर आपको इंपीरिकल फार्मूला वाला लेक्चर याद हो तो वहां पर हमने एग्जांपल नंबर 15.11, 15.12 और उसके साथ एक क्विक चेक भी सॉल्व किया था। तो वहां पर हमने इंपीरिकल फार्मूला निकालना सीखा था, और इंपीरिकल फार्मूला वाले लेक्चर के अंदर ही हमने 5 स्टेप्स सीखे थे। उन 5 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए फिर हम इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और वो 5 स्टेप्स भी मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाता जाता हूँ। अगर तो आपको याद हो इंपीरिकल फार्मूला वाली एग्जांपल्स जो हमने की थी पहले और साथ में जो क्विक चेक किया था, तो वहां पर कहा था कि भाई अगर तो आपको ना डाटा के अंदर परसेंटेज के अंदर चीजें गिवन होना, तो आपने उसको ग्राम के अंदर लिख लेना है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ग्राम्स में दिया हुआ, तो हमें मजीद कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो हमारा एक स्टेप तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। अच्छा, अगली बात क्या थी, हमने फाइंड आउट करने थे क्या, मोल्स। मोल्स निकालने थे, उसके बाद हमने निकालने थे रेशोस। अगर रेशोस का आंसर आपका ना पॉइंटों के अंदर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर आंसर नहीं आ रहा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम कोई भी नंबर 2, 3 इस तरह के कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे आंसर रेशोस के आंसर को, तो फिर हम उसको सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर लिख लिया करते थे। उसके बाद हमने फिर उसका इंपीरिकल फार्मूला बना लेना होता था। तो ये स्टेप्स थे जो हमने वहां पर फॉलो किए थे और हम यहाँ पर भी करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डाटा के अंदर हमें क्या कुछ गिवन है। डाटा में हमें गिवन है मास ऑफ सल्फर, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ यानी कि सल्फर वो हमारे पास है 1.926 ग्राम्स। आगे हमें गिवन है मास ऑफ आयरन, तो Fe लिख रहा हूँ, उसका सिंबल आयरन का, जो कि हमारे पास है 2.333 ग्राम्स। अब हमने मजीद देखो, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं ना सबसे पहले। तो मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, मास ओवर मोलर मास। तो मास हमारे पास है, तो अब हम मोलर मास लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ सल्फर। तो सल्फर का जो मोलर मास है ना, वो हमारे पास होता है 32 ग्राम्स पर मोल। और अगर हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ आयरन की, मोलर मास ऑफ Fe आयरन, तो ये हमारे पास होता है जी 56 ग्राम्स पर मोल। बस ये मोलर मास हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड, तो टू फाइंड में हमने क्या फाइंड आउट करना था, इंपीरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर हम पेन चेंज करते हैं, लिखते हैं टू फाइंड। तो ये हमारे पास है इंपीरिकल फार्मूला। अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए होंगे और आपने वो एग्जांपल सॉल्व की होंगी ना मेरे साथ, तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दुश्वारी नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम निकाल लेते हैं सल्फर के, फिर हम निकाल लेंगे आयरन के, ठीक है। तो वो होता है मास ओवर मोलर मास। अब देखो, मास सल्फर का हमारे पास क्या है, ये है, और मोलर मास क्या है, वो ये है। तो हम मास को करते हैं ऊपर पुट 1.926 ऊपर, और मोलर मास जो कि 32 है उसको हम कर लेते हैं नीचे पुट। अब आप करें जरा इसको डिवाइड, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 0.0602 मोल्स। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं सल्फर के। अब इसी तरह हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, नंबर ऑफ मोल्स आयरन के, ठीक है। Fe लिखो, यहाँ पर ब्रैकेट बना दो, मास ऑफ आयरन ओवर मोलर मास, बस मास और मोलर मास लिख दो आप। तो मास आयरन का हमारे पास ये है 2.33 ओवर, और जो मोलर मास हमारे पास है वो है 56, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास का आंसर आ जाएगा जी 0.0417 मोल्स।
ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, अगला स्टेप हमारे पास क्या था, रेशोज निकालना। अब रेशोज किस तरह निकालते हैं हम, रेशोज में हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ऊपर पुट करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, इन दोनों मोल्स में से जो हमारे पास छोटी वैल्यू होगी। अब आप बताएं छोटी वैल्यू आपको ये लग रही है 0.06 वाली या 0.04 वाली। आप कहेंगे सर 0.04 वाली जो वैल्यू है ना ये छोटी है, तो मोल्स निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं रेशोस, ठीक है, रेशोस ये निकाल रहे हैं। अब आप यहाँ पर लिखें रेशो ऑफ सल्फर। अब सल्फर की रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फर के जो मोल्स हैं उसको ऊपर पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे छोटे नंबर से, इन दोनों में से छोटा जो सा था, छोटा क्या था हमारे पास मोल्स हमारे आयरन के, तो उसको हम नीचे से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो मोल्स थे सल्फर के वो हमारे पास हैं 0.0602 और जो छोटी वैल्यू है वो है 0.0417। ठीक है, मोल्स में जो छोटी वैल्यू होगी आपने उससे डिवाइड कर देना बस रेशोज निकालते हुए। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.44, जिसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास बन जाएगा ये 1.5। ठीक है, ये मेरे पास बन गया 1.5। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ रेशो ऑफ आयरन, तो यहाँ लिखूंगा मैं रेशो ऑफ Fe। तो आयरन के जो मोल्स थे मेरे पास वो थे 0.417। ठीक है, एज इट इज यही मोल पुट करेंगे और डिवाइड भी इससे ही होगा, तो 0.0417 डिवाइडेड बाय 0.0417। क्यों इससे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो मोल्स में हमारे पास छोटी वैल्यू आती है हम उसी से डिवाइड करते हैं रेशोस के अंदर। तो इसका आंसर मेरे पास बनता है 1। कुछ सोच सकते हैं आप, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास दोनों रेशोज जो हैं वो सिंपलेस्ट होल नंबर में आई हैं। देखो ये 1 तो आ गया लेकिन 1.5 नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप फॉलो करेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला वाला, यानी कि हम यहाँ पर किसी एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 2 से कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग विथ 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 1.5 को 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ मोल्स ऑफ, सॉरी रेशोज रेशो ऑफ सल्फर। ठीक है, रेशोज नहीं होगा, सिर्फ रेशो होगा, रेशो ऑफ सल्फर। तो सल्फर की रेशो हमारे पास आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि मेरे पास आंसर बनता है 3। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो इसको भी करना पड़ेगा ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं हम रेशो ऑफ आयरन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। अब आखिरी स्टेप क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखो आप खुद नोट करो, सल्फर हमारे पास जो S है ना वो 3 है और आयरन हमारे पास है वो 2 है। तो आपने इसका लिखना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास बन गया Fe आयरन 2, ठीक है, और सल्फर कितने 3, Fe2S3। तो ये हमारे पास बन गया इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। यहाँ पर देखो, अगर आपके जिन में सवाल आता है ना कि सर हमने Fe को पहले क्यों लिखा और सल्फर को बाद में क्यों लिखा, तो आप स्टेटमेंट पढ़ लो। यहाँ पर लिखा हुआ है अ सल्फाइड ऑफ आयरन। आयरन का सल्फाइड का मतलब है कि आयरन के साथ सल्फर लगा हुआ है। ठीक है, आयरन के साथ सल्फर लगा हुआ है, इट मींस कि आयरन पहले आएगा और उसके साथ जो है ना वो सल्फर लगा हुआ है। तो इस तरह अब आपने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आसान सा जो न्यूमेरिकल है ना आपको समझ आ गया होगा। करते हैं 15.5 कहता है कंपाउंड कंटेन मैस गिवन है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और हमारे पास ऑक्सीजन का। 0.320 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, मोल्स दिए हुए हमें और इसका हमें वेट दिया गया, यानी कि मास दिया गया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हमने निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसके लिए हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले लेक्चर की तरफ। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला लेक्चर याद हो तो वहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या इस स्टेटमेंट के अंदर हमें इंपीरिकल फॉर्मूला गिवन है, आप कहेंगे सर नहीं गिवन, तो इसलिए पहले हमें इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। पहले आप वो 5 स्टेप्स जो इंपीरिकल फॉर्मूला के थे, ये वाले 5 स्टेप्स इनको फॉलो करेंगे। इनको फॉलो करते हुए पहले आपने निकालना है इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद आप निकालने के काबिल हो जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये बहुत डिटेल्स होने लगा है तो आपने इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो, हमारे पास जो गिवन डाटा के अंदर है पहले हम वो चीजें लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है परसेंटेज ऑफ, हम लिखते हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये देखो आप 40% दिया हुआ है, तो 40%। अब यहाँ लिखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमारे पास है 6.71। अब दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास है 53.3%। अच्छा, ये लिख लिया हमने। अब और भी चीजें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। आज 0.320 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब मोल्स ऑफ कंपाउंड दी हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मोल्स ऑफ
कंपाउंड्स वो हमारे पास हैं, इस कंपाउंड के मोल जो हैं वो हैं 0.320। अभी आएगा काम इसका भी। और जो हमें मैस दिया गया टोटल मैस ऑफ कंपाउंड, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मैस ऑफ कंपाउंड जो कि हमारे पास है 28.8 ग्राम्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। और मैंने भी आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको इंपीरिकल फॉर्मूला भी दरकार है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला के 5 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, और वो 5 स्टेप्स आपको याद हैं कि सबसे पहले आपको अगर इस स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज में वैल्यूज गिवन होना तो आप उसको लिख लो ग्राम्स के अंदर। ठीक है, पहला काम आपने ग्राम्स वाला करना है। अगला काम आपने क्या करना है, आपने निकालने हैं उसके मोल्स। फिर उससे अगला काम आपने क्या करना है, रेशोज निकालनी है। अगर रेशोज आपकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के अंदर आ गई, इनका 1 2 3 की फॉर्म में आपको रेशोज के आंसर मिल गए हैं तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं मिले तो जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हम करके आए हैं कि मल्टीप्लाई कर लेंगे किसी भी होल नंबर से, 2 से 3 से, वो करने के बाद फिर हम निकाल लेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। ये 5 स्टेप्स फॉलो करके इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। बस अब ये स्टेप्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम मजीद हम क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो परसेंटेज में हमें गिवन है ना उसको हम लिख लेंगे ग्राम्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसके साथ साथ ही लिख लेते हो आप। ठीक है, आप कह लो इक्वल टू 40 ग्राम्स, बस इतना कर लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप 6.71 ग्राम्स, यहाँ आप कर लो 53.3 ग्राम्स, बस इतना लिख लो। मजीद अब लेंथी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आपने परसेंटेज लिखा है वहाँ पर इक्वल टू डालो और उसको ग्राम के अंदर लिख दो। पहला काम तो हमारे पास ये होगा, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले ना पहले स्टेप के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मैस ओवर मोलर मैस चाहिए। तो मैस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अब हम निकाल लेते हैं मोलर मैस। तो मोलर मैस ऑफ कार्बन ये हमारे पास होता है 12। इसी तरह मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएगा, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास है 1। और मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे पास है कितना, 16। तो ये हमारे पास आ गए इसके जी मोलर मैसेस। अब अगला काम किया, अब हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशंस, यहाँ नीचे लिख दो आप 2 फाइंड। ठीक है, लिखने की जरूरत है तो नहीं, वैसे पता लग ही रहा है। तो 2 फाइंड के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन हम करते हैं और सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि हमने निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें पता है कि इंपीरिकल फॉर्मूला के स्टेप्स फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह निकालेंगे कि यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम निकालते हैं कार्बन के। तो हम कार्बन का मैस पुट करते हैं जो कि 40 ग्राम्स गिवन है, और मोलर मैस कार्बन का होता है 12। इसका अब हम आंसर निकाल लेते हैं। तो मेरे पास आंसर आ रहा है इसका 3.33 मोल्स। अब बारी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके हाइड्रोजन के। तो हम हाइड्रोजन का लिखेंगे मैस जो कि गिवन है 6.71 डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, जो कि हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक मैस या फिर मोलर मैस आप बोलो होता है। तो आंसर वही आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 6.71 ही आ जाएगा। अब इस तरह हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मैस कितना गिवन है 53.3 डिवाइड करेंगे इसके मोलर मैस से जो कि हमारे पास होता है 16। तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 3.33। इसका वही आंसर आ गया जो कि हमारे पास ऊपर आ रहा था कार्बन का। अच्छा, तो मोल्स निकालना आपको आते हैं, मैस ओवर मोलर मैस फॉर्मूला लगाया है, और मैस ओवर मोलर मैस के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ लिख लो ना कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ मोल्स सबके निकालनी है। पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप हमारे पास क्या था, रेशोस। और रेशोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मोल्स के आंसर आते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अब आप देखो, 2 के आंसर्स तो सेम आए हैं 3.33 और एक है 6.71। तो छोटा कौन सा, आप कहेंगे सर 3.33 ही छोटा है। अब हम सब के आंसर्स को 3.33 से कर देंगे डिवाइड। अब हम करते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं रेशोस। रेशोस, अब पहली रेशो निकालते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर रेशो ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो मोल्स हैं उनको पुट करते हैं ऊपर 3.33, और हमने डिसाइड अभी किया था कि सबसे छोटी जो वैल्यूज आएगी मोल्स में उसको हम नीचे पुट करते हैं। तो 3.33 ही छोटी बन रही है, तो आंसर मेरे पास सिंपली 1 आ जाएगा। इसी तरह रेशो ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगा। तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू मेरे पास थी 6.71 डिवाइड करूंगा 3.33 से। तो करते हैं, तो मेरे पास का आंसर आ रहा है जी, एक सेकंड मैं करता हूँ इसको, मेरे पास का आंसर आ रहा है 2। अब आगे बारी है रेशो ऑफ ऑक्सीजन करने की। तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू हमारे पास थी 3.33 थी, जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है, डिवाइड करेंगे सबसे छोटी वैल्यू जो कि 3.33 ऑलरेडी है, तो इसका हम आंसर निकाल देंगे 1। अब हमारे पास रेशोज आ गई हैं। अब अगला स्टेप क्या था
कि अगर तो रेशियोज हमारी सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर नहीं आई हैं तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 किसी भी होल नंबर से। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर आंसर आ गया। सिंपलेस्ट होल नंबर का मतलब है कि अगर पॉइंटों के अंदर आंसर ना आए तो पॉइंटों में आंसर हमारा नहीं आया, 1, 2, 1 इस तरह आया, तो हम यहाँ पर सिंपली अब निकाल लेंगे इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो कार्बन 1 है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर पहले प्रॉपर हेडिंग बनाता हूँ, इंपीरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ यहाँ कार्बन, अब यहाँ लिखूंगा मैं कार्बन, तो कार्बन मेरे पास 1 है, 1 ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हाइड्रोजन की बारी है तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिखूंगा मैं 2, और फिर ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर कुछ भी ना लिखो, तो बस ओ ही लिख देंगे। तो इंपीरिकल फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। लेकिन एक्चुअल में हमने फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हम लिखते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। अच्छा जी, यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास है, क्या n है, n नहीं है। अब n को फाइंड आउट करेंगे, तो n का फॉर्मूला भी हमें पता है, हम कहेंगे एज n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस या फिर आप मोलर मैस बोल लो, ओवर इंपीरिकल फॉर्मूला मैस। अब देखो यहाँ पर ना सिंपल सी बात है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मैस या फिर हम बात कर रहे हैं मोलर मैस की, ठीक है। तो क्या हमें मोलर मैस गिवन है, आप कहेंगे सर देखते हैं डाटा के अंदर के गिवन है भी क्या नहीं। आप कहेंगे सर मोलर मैस तो नहीं गिवन, लेकिन हमें जस्ट मैस गिवन है, तो हम इसी मैस की हेल्प से ना अब हम निकाल लेंगे इसका मोलर मैस, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अभी हमने यहाँ पर मोलर मैस भी निकालना है और यहाँ पर हमने इंपीरिकल फॉर्मूला मैस भी निकालना है। तो मोलर मैस के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मैस ओवर मोलर मैस के। तो यहाँ पर आप देखो कि हमने मोलर मैस फाइंड आउट करना है ना, तो हम यहाँ पर करेंगे मोलर मैस को यहाँ पर ले जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पर ले आएंगे, जगह बदल देंगे इनकी। तो हम कहेंगे यहाँ पर मोलर मैस वो बराबर है मैस ओवर नंबर ऑफ मोल्स के। अब यहाँ पर आप नोट करो कि हमें यहाँ पर मैस भी गिवन है और हमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है। ये दोनों चीज़ें जो स्टार्टिंग में दे दी थी ना उसने, अब वो काम आ रही हैं। तब आप देखो मैस हमारे पास है 28.8 और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 0.320। अब हम इसकी हेल्प से मोलर मैस निकाल लेते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर मैस भी कहेंगे। तो मोलर मैस हमारे पास आ गया, मोलर मैस ऊपर हम पुट करते हैं मैस की वैल्यू, तो मैस की वैल्यू है 28.8 और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 0.320। ठीक हो गया ना। अब इसको अब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है, 90 ग्राम्स पर मोल। अब हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर पुट करने की एक वैल्यू आ गई, मॉलिक्यूलर मैस जिसको हम मोलर मैस कह रहे हैं, वो अब हम निकाल के आ चुके हैं यहाँ पर, ये दिस वन। और इंपीरिकल फॉर्मूला मैस निकालते हैं। देखो ये जो हमारे पास है ना इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O, इसी की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। इसी के जो मोलर मैस होते हैं, कार्बन का मोलर मैस, हाइड्रोजन का मोलर मैस, ऑक्सीजन का मोलर मैस, इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला मैस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला मैस। अब इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक मिनट, CH2 और O। तो कार्बन हमारे पास हो गया 12, हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 आइटम्स हैं, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 16, तो ये बन जाता है 30। तो 30 इसका हमारे पास आंसर आ रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला मैस का। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला मैस है ना, तो मोलर मैस से निकालना है तो ग्राम्स पर मोल लगा देंगे। अब यहाँ पर आपने काम ये करना है कि आपने n की वैल्यू निकालनी है। आपके पास ये वाली चीज़ भी आ गई है और ये वाली चीज़ भी आ गई है, तो ऊपर हम क्या पुट करेंगे 90, नीचे पुट करेंगे 30, तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, n की वैल्यू निकल जाएगी। ये काफ़ी लेंथी हो गया लेकिन परेशानी की बात नहीं है सिंपल सा ही है। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मैस और नीचे हमारे पास आ जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला मैस। तो आप 31 जार 33 जार, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है, ये n आपके पास आ गया 3। अब बस आपके पास n की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है, इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर यहीं पर ही कर लेते हैं ना साइड पे, ताकि आपको याद रहे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि एक्चुअल में हमें रिक्वायर्ड था, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं और इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास है CH2 और O। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कार्बन 3 हो जाएंगे, और जब 3 हाइड्रोजन के 2 से होगा तो 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी हमारे पास हो जाएंगे 3।
ये मुश्किल सा जो न्यूमेरिकल है, मुश्किल सा नहीं लेकिन लंबा सा जो न्यूमेरिकल है ना, ये हमारे पास आ गया है। और इसका हमारे पास जो आंसर है मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो है C3H6O3। इसका अगर नाम आप मुझसे पूछें तो इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। आपको डाटा के अंदर परसेंटेजेस गिवन थी, तो परसेंटेजेस की वैल्यू आपने लिख दिया ग्राम्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपको मास ऑफ अ कंपाउंड और मोल्स ऑफ अ कंपाउंड गिवन थे। फिर आप क्या करेंगे कि आपने इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है ना, तो इसके लिए पहले आप निकालेंगे इंपीरिकल फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला के आपके पास स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर आप रेशोस निकालेंगे, रेशोस के बाद आप निकाल देंगे उसका इंपीरिकल फार्मूला। पहला काम हो गया। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमें फार्मूला याद है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम n का फार्मूला लगाएंगे, और n बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास और मोलर मास के, और नंबर ऑफ मोल्स भी हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, यहां पर गिवन है, और हमें मास भी गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये करते हैं कि मास की वैल्यू पुट करते हैं, और फिर हम मोलर मास निकाल लेते हैं। और मोलर मास निकालने के बाद आपने ये आंसर निकाल लिया। अब आपके पास मोलर मास आ गया, फिर आप बारी है इंपीरिकल फार्मूला मास की, इसका इंपीरियल फार्मूला मास की। तो इंपीरिकल फार्मूला पकड़ेंगे, और इंपीरिकल फार्मूला के अंदर जो जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनके मोलर मासेस के अकॉर्डिंग हम इंपीरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आपको यही कहा था ना एन में, मॉलिक्यूलर मैस को, जिसको मोलर मैस कहते हैं, उसको डिवाइड करो इंपीरिकल फार्मूला मैस से। आपने इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास एन की वैल्यू आ गई। अब आपके पास एन की वैल्यू आ गई, आपने वो पुट की, और इंपीरिकल फार्मूला आप ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं, तो एन को मल्टीप्लाई कर दिया इंपीरिकल फार्मूला से। इसके बाद आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये काफी लंबा सा न्यूमेरिकल है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम करते हैं 15.6। यहाँ पर कहता है द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है। इफ यू स्टार्ट रिएक्टिंग इतने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इन दोनों को आप रिएक्ट करवा रहे हैं इतने इतने ग्राम्स में, विच विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखो अब यहाँ पर देख सकते हो आप, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनका हमें मैसेज गिवन है, और कहता है कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन रहा है अमोनिया। हमें ये यहाँ पर ही नजर आ रहा है। अब कहता है कि बताओ इन दोनों में से, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला लेक्चर याद करो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि कम अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो हमने वो बताना है। अगर आपको याद हो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला लेक्चर, तो यहां पर हमने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमने फिर न्यूमेरिकल करना है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स हमारे पास कौन से थे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं प्रोडक्ट के, और कंपेयर करने हैं रिएक्टेंट के मोल्स के साथ। वो भी हम करेंगे, याद आ जाएगा आपको। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि कम अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट बना रहा है। तो एज इट इज एग्जांपल 15.16 जैसे हमने की थी, बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक हमारे पास जर्नल एक रिएक्शन दिया गया है, और हमें रिएक्टेंट के मैसेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी यही किया था न्यूमेरिकल में, और यहाँ एग्जाम्पल में भी हमने सेम ये बातें डिस्कस की थी। तो बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हम यहाँ पर इसको न्यूमेरिकल को करते हैं। स्टेप्स याद हो गए आपको, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं रिएक्टेंट्स के, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं प्रोडक्ट के, कंपेयर करना है फिर आपस में आपने प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स को। उसके बाद फिर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लेना है। अब हम इसको करते हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हम डाटा में यहाँ पर लिखेंगे जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखते हैं डाटा, यहाँ लिख लेते हैं हम कैलकुलेशंस। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप नोट करें डाटा के अंदर हमें क्या कुछ गिवन है। यहाँ पर हमें गिवन है 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ H2, वो हमारे पास है 12 ग्राम्स। और हमें मास गिवन है नाइट्रोजन का N2 का, जो कि है 64 ग्राम। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मास ऑफ N2 जो कि है 64 ग्राम्स। अब चूंकि आपको पता है कि सबसे पहले आप रिएक्टेंट के मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास ओवर मोलर मास के। तो इसके लिए हमें मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन के मोलर मास की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है ना, वो होता है 1। अब H2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह मोलर मास ऑफ N2, नाइट्रोजन हमारे पास होता है 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या हमारे, अच्छा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 28 ग्राम्स पर मोल। जस्ट 28 लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो ये हमारे पास हो गया डाटा।
अब हमने बताना है टू फाइंड के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आप यहाँ पर देखो, हमें स्टेप्स पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं रिएक्टेंट्स के, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के, जिसको हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट के मोल्स के साथ। तीसरे स्टेप में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है हमने। अब सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के निकाल रहे हैं ना, तो पहला रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अब मैस ऑफ हाइड्रोजन जो कि 12 ग्राम गिवन है और मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन जो कि हम 2 निकाल के आए हैं, तो 12 को आप 2 पे डिवाइड करोगे, सिंपल हमारे पास आ जाएगा 6 मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस हमारे पास है 64 ग्राम्स और मोलर मैस भी हम निकाल के आए 28, तो 64 को 28 पे आप डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.28 मोल्स। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स आ गए, पहला काम हमारे पास हो गया। अगला काम हमारे पास क्या है कि हमने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं। अब वो किस तरह निकालेंगे, रिएक्टेंट के मोल्स को कंपेयर करके। अब वो देखो आप तरीका, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट के मोल्स। तो प्रोडक्ट के मोल्स निकालने के लिए अब हमें सहारा लेना पड़ेगा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो हाइड्रोजन है उसने कितने मोल्स बनाए हैं NH3 अमोनिया के, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन ने कितने मोल्स बनाए हैं अमोनिया NH3 के। तो पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर हम बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा है कि 3 मोल्स ऑफ H2 बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NH3, ऐसा ही है ना। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NH3। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 3 मोल्स ऑफ H2, ठीक है, इक्वल टू, प्रोड्यूस लिख दो आप, इक्वल टू लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है, बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NH3। अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे कि 1 मोल्स ऑफ H2 कितना बना रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 1 मोल ऑफ H2 वो बना रहा है 2 डिवाइडेड बाय 3 मोल्स ऑफ NH3 के। पुराने स्टेप्स हैं जो कि हम एग्जांपल्स के अंदर सॉल्व भी करके आए हैं। किस तरह हम सॉल्व करते हैं, देखो ये 3 है ना, ये यहाँ पर जाके ना ये डिवाइड हो गया 2/3, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 मोल ऑफ H2 बना रहा है 2/3 मोल्स ऑफ NH3। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आप कितने निकाल के आए हो। आप कहोगे सर हम निकाल के 6 मोल्स हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 मोल्स ऑफ H2 वो बना रहे हैं 2/3, ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, मोल्स ऑफ NH3, ठीक है, ये NH3 लिखा है, बस समझ आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं अब हम। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको कर देना मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर देखोगे 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो 2 2 ज़र 4 बनता है, तो 4 लिखते हैं यहाँ पर हम 4 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। तो 6 मोल्स जो H2 के हैं वो बना रहे हैं 4 मोल्स ऑफ अमोनिया के। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं डब्बे में बंद। हाइड्रोजन वाला काम तो हमारा यहाँ पर हो गया है पूरा। अब अगली बारी क्या है, अगले रिएक्टेंट को देखते हैं। अगला रिएक्टेंट हमारे पास है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर भी हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। हम बताएंगे कि भाई यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें नजर आ रहा है कि 1 मोल ऑफ N2 बना रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। कॉफिशिएंट कुछ नहीं था ना N2 के पास, तो हम यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर हमारे पास 1 मोल है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 बना रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3 के। इसी तरह आप कितना निकाल के आए हो मोल्स नाइट्रोजन के, वो आप निकाल के आए हो 2.28, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2.28 मोल्स ऑफ N2 वो बना रहे हैं कितने। अब ये देखो 2 एज इट इज लिखा आएगा ना ऊपर, 2 मोल्स ऑफ NH3 है ना, तो 2 एज इट इज लिख देंगे और 2 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2.28 से, मोल्स ऑफ NH3। तो अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 4.56 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3, यानी कि 2.28 मोल्स ऑफ NH2 बना रहे हैं 4.56 मोल ऑफ NH3। अब यहाँ पर आपसे सवाल ये है, आप मुझे बताएं कि हमारा जो हाइड्रोजन जो कि रिएक्टेंट था उसने ज्यादा अमाउंट के अंदर अमोनिया बनाया है या फिर जो हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्टेंट था उसने ज्यादा अमाउंट में अमोनिया बनाया है। आप कहेंगे कि सर ज्यादा अमाउंट में जो अमोनिया बनाया है ना वो बनाया है इस नाइट्रोजन ने, ठीक है, इस नाइट्रोजन ने बनाया। क्लियर है ना यहाँ तक बात।
तो आप खुद बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। आप कहेंगे सर हम पढ़ के आए हैं कि ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट बनाए। तो कम अमाउंट में प्रोडक्ट हमारी बनाई है हाइड्रोजन ने, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि H2 की फॉर्म में है, हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। बस ये बताना था हमने कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, वो हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये बातें समझ आ गई होंगी, और इसके साथ साथ ये आसान सा जो न्यूमेरिकल है ना खत्म हो गया। देखो मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल है नहीं, ये परेशान नहीं हो जाना। हमें बैलेंस इक्वेशन दी गई है, हमें मैथ दिया गया एक रिएक्टेंट का, दूसरे रिएक्टेंट का भी हमें मैथ दे दिया गया। ठीक है, ये जो दो रिएक्टेंट्स थे ना हमारे पास, इनके मैथ हमें गिवन है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने निकाल लेने इनके मोलर मास। मोलर मास हमें याद है तो हम मोलर मास यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं ना आगे कैलकुलेशंस में। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास यहाँ पर पहले से लिख लिया। अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट करो, तो हम पहला स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप ये है कि आप प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट करो, किस तरह कंपेयर करके रिएक्टेंट के मोल्स के साथ। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है जिन्होंने बनाए हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये स्टेप हमने लिख दिया। उसके बाद हम बताएंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना बना रहा है अमोनिया, वो लिख देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि जो मोल्स हमने निकाले हैं ना 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना अमोनिया बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना रहे हैं इतना। कैलकुलेशंस कर लिए, फिर हमारे पास का आंसर आ गया। सेम काम हमने यहाँ पर किया नाइट्रोजन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ हमने अगर वो एग्जांपल की होगी ना मुझसे लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले लेक्चर के साथ, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे 15.7, कहता है 1305 ग्राम्स ऑफ AgNO3। अगर इतने ग्राम्स हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है वो रिएक्ट कर रहा है विद एक्सेस ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड से। देखो ये भी हमारे पास रिएक्टेंट है, ये भी हमारे पास रिएक्टेंट है। ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं इतने ग्राम्स ऑफ MgNO3, और यहाँ पर 2 भी होना चाहिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट बने ताकि। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है ना, वो बन रही है इतने ग्राम्स। ठीक है, जब ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इतने ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। अब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है और कहा गया कि परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करो। अब 2 चीजें आप याद करो। परसेंटेज यील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था अपने आखिरी लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर था। परसेंटेज यील्ड बराबर होती है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो हमें प्रोडक्ट का जो मैस ग्राम में दिया गया ना, वो असल में हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जो हमें स्टेटमेंट के अंदर प्रोडक्ट का जो मैस दिया गया होता है ना, वो एक्चुअल यील्ड होती है। तो एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है। अब हमने निकाली है क्या, थ्योरेटिकल यील्ड। ये सिर्फ ये काम है, थ्योरेटिकल यील्ड आप निकाल लोगे, फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम अगर आपको याद हो 15.17 एग्जांपल, तो हमने जिस स्टेप से वो एग्जांपल की थी ना, ये सारी एग्जांपल अगर आपने लेक्चर लिया ना तो आपको याद होगा। तो हमने थ्योरेटिकल यील्ड जिस तरह वहां पर निकाली थी, सेम उसी तरह यहाँ पर निकालेंगे, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, परसेंटेज यील्ड का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बस ध्यान से देखना इसको, मैं स्टेप बाय स्टेप करते जाऊंगा और आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा कि हमने इस एग्जाम्पल में किस तरह बातें डिस्कस। अब यहाँ पर आप देखो डाटा हम लिखते हैं तो डाटा के अंदर हमें क्या गिवन है, 305 ग्राम ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का हमें मैस गिवन है। तो हम लिखेंगे मैस ऑफ AgNO3, ये हमारे पास है 305 ग्राम्स विद एक्सेस ऑफ MgCl2। तो अब यहाँ पर हमें MgCl2 दूसरा जो रिएक्टेंट है, देखा एक ये रिएक्टेंट था ना हमारे पास, एक रिएक्टेंट हमारे पास MgCl2 है, इसका तो हमें मैस गिवन नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। इट प्रोड्यूसेस 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 और बाहर 2 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मैस ऑफ जो प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है, मैस ऑफ MgNO3 और यहाँ पर 2 है, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसका मैस हमें गिवन है और वो गिवन है 23.7 ग्राम्स। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अब 2 फाइंड हम लिख देंगे परसेंटेज यील्ड, लेकिन इससे पहले अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेंगे मोलर मैसेस। तो मोलर मैस कैलकुलेट करना थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अब आपने ध्यान से देखना है। यहाँ लिखता हूँ मैं मोलर मैस, मोलर मैस पहले मैं निकाल लेता हूँ इसका AgNO3 का, फिर मैं निकाल लूंगा इसका प्रोडक्ट का MgNO3 का। अब मोलर मैस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब आप देखो ये जो सिल्वर हमारे पास होता है ना Ag, इसका हमारे पास होता है 108 मोलर मैस, प्लस नाइट्रोजन हमारे पास होता है 14 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो है ना यहाँ पर 3 है, बस ये ध्यान देना। अब इसको सबको आप एडअप वगैरह करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 170 ग्राम्स पर मोल, ये आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ पर मोलर मैस निकाल लिया किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, इसका निकाल लिया। अब इसकी बारी है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है ना इसकी बारी है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं मोलर मैस ऑफ
Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 और बाहर 2, बस ध्यान देना। अच्छा जी, अब मैग्नीशियम हमारे पास जो होता है ना उसका होता है 24 यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, तो मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। और नाइट्रोजन हमारे पास होता है 14 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर O3 है। अच्छा, ब्रैकेट करूंगा मैं क्लोज और बाहर यहाँ पर 2 था ना, इट मीन्स कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बस अब ध्यान देना, 24 जमा, अच्छा 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 48 आंसर बनता है, 48 बनता है। और बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है 24 प्लस, अब 48 को जब आप करते हैं एड अप 14 के साथ, मैं एक सेकंड जरा कर लेता हूँ इसको, 48 प्लस 14 तो आंसर आ रहा है 62, ठीक है 62, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा 124। ये बनता है मेरे पास 124 प्लस ये है 24 तो प्लस 24, ये बन जाएगा 148। तो 148 ग्राम पर मोल ये मेरे पास बन रहा है मोलर मास किसका, जो हमारे पास था MgNO32। तो यहां तक आपने सारा कुछ जो है ना डाटा के अंदर ही लिखना है, तो बस ठीक है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज यील्ड, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशंस। ये सारी वही बातें हैं जो हमने एग्जांपल में की थी। आपने अगर वो लेक्चर लिया ना मेरा पहले वाला, वहां पर मैंने क्विक चेक भी सॉल्व कराया था इससे रिलेटेड, तो आपको ये सारी बातें वैसे ही याद आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज यील्ड, फॉर्मूला हम देख के आ चुके हैं वहां पर। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब आप चलो उसी एग्जाम्पल पे कैलकुलेशंस करने से पहले ना हम देख लेते हैं कि हमने वहां पर क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो कि हमने निकाले थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है वहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो स्टेप नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब स्टेप नंबर 2 देखो, हमने निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, रिएक्टेंट के। देखो ये रिएक्टेंट है ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। अब आप खुद ही बताओ कि यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है AgNO3, इसके अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें पहले स्टेप में। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करना है हमने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मैस और मोलर मैस। मैस हमें गिवन है 305 ग्राम्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 305 ओवर मोलर मैस। अभी हम मोलर मैस निकाल के आए हैं इसका, जो कि हमारे पास था 170 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पुट कर लेते हैं 170। तो इसको जब आप करेंगे डिवाइड तो आपके पास इसका आंसर बन जाता है जी, एक सेकंड मैं जरा कर लूँ इसको, तो मेरे पास बन रहा है इसका आंसर 1.794। ये नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए हैं इसके। अच्छा जी, पहला काम मेरा हो गया। अब चलो दोबारा एग्जांपल की तरफ। यहां पर देखो उसके बाद हमने लिखा था कि अमाउंट ऑफ, यानी कि हम पहले से लिख के आ चुके हैं जो प्रोडक्ट की हमारे पास अमाउंट है ना, जिसको हम एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। तो ये हम पहले से डाटा के अंदर लिख के आ गए, तो ये काम भी हो गया। अगला स्टेप हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड निकालना। तो थ्योरेटिकल यील्ड में हम क्या करते हैं, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो लिखा ना मैंने कि वन बुक ने लिखा है, बल्कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ जिंक जो है ना वो बना रहा है 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। तो हम सेम यहाँ कंपैरिजन करेंगे और सेम यही स्टेप्स फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर थ्योरेटिकल यील्ड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, फॉर लिखो ना लिखो, सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड लिख दो। चलो थ्योरेटिकल यील्ड, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कि हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है इसका सहारा ले। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई 2 मोल्स ऑफ AgNO3 जो कि रिएक्टेंट है वो बना रहा है हमारे पास कितने, 1 मोल ऑफ MgNO32। अब देखो आप कहेंगे कि सर हम यहाँ पर इसको और इसको लिफ्ट क्यों नहीं करा रहे। वो इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा ही नहीं है उसने, हमें तो स्टेटमेंट में उसने सिर्फ इसका मैच दिया है, इसका मैच दिया है, ठीक है, और क्या है ये जो है ना ये वाली चीज ये बहुत ज्यादा तादाद में है, तो इसको तो उसने लिफ्ट कराया नहीं, यहाँ उसका मैच दिया ही नहीं है, तो इसको तो हम वैसे इग्नोर करेंगे। और उसने कहा है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है ना वो हमारे पास बन रही है ये वाली MgNO32, ठीक है, और उसका मैच ने यहाँ पर दे दिया। तो जस्ट हम इसको और इसको लेंगे और बाकी ये जो दो चीजें हमारे पास हैं, एक ये वाला रिएक्टेंट और ये वाली प्रोडक्ट, इसको हम फिलहाल के लिए कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। तो बस ये बात भी आपको समझ आ गई, कंफ्यूजन दूर हो गई है। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि 2 मोल्स ऑफ AgNO3 बना रहे हैं 1 मोल ऑफ MgNO3। देखो कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पर 1 है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये बना रहे हैं जी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 और बाहर 2, ठीक है, ये थोड़ा सा ना नजर आ जाए यहाँ पर 2 है। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ना अब आपने AgNO3 के मोल्स कितने निकाले, आपने इतने मोल्स निकाले हैं।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले बता देते हैं हम कि 2 मोल्स की बात कर रहे थे, हम बताएंगे भाई 1 मोल कितना बना रहा है। 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ, ऐसा नहीं आएगा, 1 मोल आएगा, 1 मोल ऑफ AgNO3 वो बना रहे हैं 1/2, ठीक है। ये 2 जो है ना यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है, 1/2 मोल ऑफ MgNO3 2, ये इस तरह लिख लो, ठीक है, MgNO3 और यहाँ पर 2। होप सो प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने कितना निकाला है, 1.794 निकाला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1.794 मोल्स ऑफ AgNO3, ये बना रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.794 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 और 2, ठीक है। ये थोड़ा इस तरह MgNO3 और इस तरह। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 1.794 से, तो मेरे पास इसका आंसर बनता है जी 0.897 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड का जो आखिरी स्टेप है ना वो हमने फॉलो करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मोल्स आ गए ना ये, इसको लेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो इसका मोलर मैस है, अभी हम निकाल के आए थे इसका मोलर मैस भी, ये इसको लेके इसका ना मैस निकाल लेंगे, वही हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगा। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, और हमारे पास जो मोल्स हैं वो हमारे पास हैं 0.897 और मोलर मैस हम निकाल के आए हैं ये वाला 148, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका मैस। तो जो मैस हम निकाल रहे हैं इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। अब आप एक सेकंड मैं पहले निकालूं, फिर आपको एक और इंतहाई अहम बात बताता हूँ। अच्छा जी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 132.76 ग्राम्स, 76 ग्राम्स। ये आपके पास आ गए थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक लम्हे के लिए रुक जाएं, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने देखा था कि हमें मैस इस प्रोडक्ट का ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, यहाँ पर गिवन था, तो अब यहाँ पर आपने मैस क्यों निकाला है। तो मैं कहूँगा देखो जी, मैं आपको बार बार बता के आ चुका हूँ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट का मैस होता है ना वो असल में एक्चुअल यील्ड होता है, कि असल में प्रोडक्ट कितनी बनी है, लेकिन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड अब आप नोट करो, क्या ज़्यादा नहीं आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा आ गई ना, इट मीन्स कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से। तो अब हम यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए ही सारे स्टेप्स कर रहे थे, ठीक है। एक्चुअल यील्ड हमें गिवन थी और थ्योरेटिकल यील्ड हम यहाँ पर निकाल रहे थे, तो इसलिए हम जो मैस है ना थ्योरेटिकल यील्ड का वो भी ग्राम्स में मैस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ग्राम्स में निकालेंगे, और जिस तरह हमें एक्चुअल यील्ड ग्राम्स में गिवन थी, जिस तरह हमें एक्चुअल यील्ड ग्राम्स में गिवन थी उस तरह थ्योरेटिकल यील्ड भी हमने ग्राम्स के अंदर निकाल ली है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें हो गई होंगी क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर जाके देखो ना एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पर लिखा था ना अमाउंट ऑफ ZnNO3 इन ग्राम्स, तो यहाँ पर भी उसने ग्राम्स के अंदर निकाली थी, और इसी को हम बोल रहे थे थ्योरेटिकल यील्ड। बस क्लियर हो गया, एक्चुअल यील्ड गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड ये है, और हम फॉर्मूला पुट करते हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास है परसेंटेज यील्ड, ये बराबर है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल के, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड कौन सी होती है, जो कि स्टेटमेंट में गिवन होती है, बार बार याद करवा रहा हूँ, बात ये याद करना, 23.7 ग्राम्स। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 23.7 ओवर थ्योरेटिकल, अभी आप निकाल के आए हो 132.76 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है इसका 17.85%। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास ये आ गई है, और इसके साथ साथ ही जो है ना ये न्यूमेरिकल हो गया खत्म। बस मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, आपने करना क्या होता है, आपको स्टेटमेंट के अंदर ना रिएक्टेंट का, यहाँ पर आप देखो रिएक्टेंट का आपको मैस गिवन है, तो मैस ऑफ आपने AgNO3 लिख दिया जो कि रिएक्टेंट था हमारे पास दिस वन, और कहता है दूसरा जो रिएक्टेंट है ये, इसको उसने लिफ्ट नहीं कराया, यानी कि उसने कह दिया कि जो है ना ये एक्सेस अमाउंट में है, इसका मैस हमें गिवन ही नहीं है। कहता है ये जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये वाला रिएक्टेंट और ये वाला रिएक्टेंट, तो ये इतने ग्राम्स में हमारी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट का मैस हमें यहाँ पर गिवन है, तो मैस ऑफ ये गिवन है, तो इसका मतलब है ये हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है। उसके बाद हमने क्या करना है, मोलर मैस निकालना है, इसका भी मोलर मैस निकालना है हमने, इसका भी, तो यहाँ पर हमने मोलर मैस कैलकुलेट कर लिया दोनों के। उसके बाद पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड निकालने का तरीका, वो हमारे पास ये होता है कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, किसके, जो हमारे पास रिएक्टेंट है, उसके मोल्स निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं प्रॉपर थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड में हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट
कितनी तादाद में रिएक्टेंट है, वो कितनी तादाद के अंदर प्रोडक्ट बना रहा है, ये करते हैं हम। तो ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पर फॉलो किए हैं। यहाँ पर 2 मोल्स थे, वो बना रहे थे 1 मोल ऑफ MgNO32, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद जो है ना, आपने बताना है कि आपने कितने मोल्स निकाले हैं। तो जितने मोल्स आपने निकाले हैं वो मोल्स को कंपेयर करेंगे आप किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो आपने जब प्रोडक्ट से कंपेयर किया तो आपके पास एक्चुअल में ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, फिर आपको याद आया कि भाई स्टेटमेंट के अंदर हमें एक्चुअल यील्ड गिवन थी प्रोडक्ट की, और वो गिवन थी ग्राम्स के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे वो भी हम ग्राम्स के अंदर निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी यहाँ पर हम निकाल के आ चुके हैं, और जो मोलर मैस हमने पहले स्टेप में निकाला था डाटा के अंदर, उसका सहारा लेंगे, वो मोलर मैस पुट करेंगे। देखो प्रोडक्ट मोलर मैस पुट किया ना हमने यहाँ पर 148, यहाँ पर 148 ये पुट किया, और उसके बाद हमने मैस निकालिया ग्राम्स के अंदर। तो यही हमारे पास होता है थ्योरेटिकल यील्ड। क्या है ये, थ्योरेटिकल यील्ड, ये हमारे पास इतनी है। अब परसेंटेज यील्ड असल में हमने फाइंड आउट करनी थी, तो परसेंटेज यील्ड बराबर होती है एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने एक्चुअल यील्ड जो कि स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी वो लगाई, और थ्योरेटिकल यील्ड जो कि हम निकाल के आए हैं वो लगाई, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बार बार कंपेयर किया मैंने उस एग्जाम्पल के साथ जो कि मैं आपको लेक्चर में समझा के आ चुका हूँ। अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके दोबारा देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगा दोबारा। अब हम करते हैं सबसे आखिरी न्यूमेरिकल और सबसे इजी एंड सिंपल। कहता है सैंपल ऑफ अ मेटल एज अ टोटल मैस। अब टोटल मैस जो है ना एक सैंपल का इतने किलोग्राम्स है, और उसके अंदर जो गोल्ड है ना वो इतने किलोग्राम्स है। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी। अब परसेंटेज प्योरिटी का हम फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, वो हमने पढ़ा था सबसे आखिरी लेक्चर के अंदर। अच्छा यहाँ पर स्टेटमेंट देख लो, हमें बात समझ आ रही है, बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकल आएगा। देखो अब हमने ना प्योर गोल्ड की बात करनी है, तो प्योर गोल्ड हमारे पास ये है, और जो हमारे पास टोटल इम्प्योर सैंपल है ना वो ये है। ठीक है, तो प्योर की वैल्यू को हम ऊपर पुट करते हैं और इसको हम नीचे पुट कर देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। बस अब आप ये देख लो, ये फॉर्मूला जो कि हम आखिरी लेक्चर के अंदर पढ़ के भी आए थे। परसेंटेज प्योरिटी बराबर होती है मैस ऑफ अ प्योर सैंपल, जो कि हमें गोल्ड का सैंपल गिवन है 2.45 करके, और जो टोटल मैस हमारे पास है ना 3.66 करके, उसको हम नीचे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, डाटा के अंदर हम लिखेंगे, डाटा में हम लिखेंगे मैस ऑफ प्योर गोल्ड, वो हमारे पास है 2.45 किलोग्राम्स, दिस वन। और जो इम्प्योर सैंपल है हमारे पास टोटल वो इतना है 3.66। हम लिखेंगे टोटल मैस ऑफ इम्प्योर सैंपल 3.66 किलोग्राम्स। टू फाइंड हमने करनी है परसेंटेज प्योरिटी। यहाँ पर देखा व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी, तो ये हमारे पास 2 फाइंड हो जाएगी। अब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, फॉर्मूला हमें पता है एज परसेंटेज प्योरिटी ये बराबर होती है मैस ऑफ प्योर, यहाँ पर गोल्ड है तो हम ऊपर गोल्ड लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्योर सैंपल और मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो गोल्ड हमारे पास है वो कितना है, इतना है 2.45, तो हम पुट करते हैं इसको 2.45 डिवाइडेड बाय इम्प्योर कितना है 3.66, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। बस खत्म हो गई कहानी इसकी। मल्टीप्लाई बाय 100 का मैं करता हूँ इसको, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है जी, इसको डिवाइड कर लेते हैं ना पहले, 0.6694 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा 66.94%। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी निकल गई, और इसके साथ साथ ही ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए खत्म।